नमस्कार, स्वदेश 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम सटीक इलाज में, जहां हम हर रोज एक नई बीमारी को लेकर स्पेशलिस्ट से बात करते हैं और जानते हैं उनके इलाज के बारे में। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आई स्पेशलिस्ट से, जिसमें जो कि हमें जानकारी देंगे आंखों में होने वाली एक बीमारी ग्लूकोमा के बारे में। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एएसजे हॉस्पिटल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवांशु। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। नमस्कार मैम, थैंक यू। डॉक्टर, जैसे कि हमने ग्लूकोमा के बारे में बात की है, तो ये क्या है और ये कैसे लोगों को होता है, इस बारे में बताइए। देखिए, ग्लूकोमा एक ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, यानी आंखों के नस की बीमारी, जिसमें आंखों का प्रेशर बढ़ने की वजह से समय के साथ धीरे धीरे आंखों की नस सूखना चालू हो जाती है। इसमें मरीज की जो सामान्य दृष्टि है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। मरीज का जो पेरिफेरल विजन है, जो साइड की नजर है, वो धीरे धीरे सिकुड़ना चालू हो जाती है, जिस कारण मरीज को कई सालों तक ग्लूकोमा के बारे में पता नहीं चला। बिल्कुल डॉक्टर, आपने बताया, तो इसके क्या कोई लक्षण भी है? किसी को कैसे पता चलेगा कि उनको ग्लूकोमा हो गया है? देखिए, ग्लूकोमा को हिंदी में काला पानी बेसिकली इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस बीमारी के एज सच कोई बहुत लक्षण है नहीं। मरीज हमारे पास आता किसी और कारण की वजह से है, चश्मे का नंबर लेने, एलर्जीज के लिए या अन्य ऑपरेशन कराने के लिए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए, और वहाँ पे पता चलता है कि मरीज को ग्लूकोमा है। बहुत कुछ स्पेसिफिक केसेस में हमको लक्षण मिलते हैं कि आंखों में दर्द होना या एकदम विजन कम हो जाना, आंख का लाल हो जाना, जो कि बहुत कम केसेस में मिलते हैं। अदरवाइज ग्लूकोमा के एज सच कोई लक्षण नहीं है। ग्लूकोमा 35 से 45 साल के बीच में आने वाली बीमारी है। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि इसके ज़्यादा लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं, पर अगर ज़्यादा हो जाता है तो आंखें लाल हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या इसके कोई टाइप्स भी हैं? क्या ये कितनी गंभीर हो सकती है? इस प्रकार क्या ग्लूकोमा के कुछ टाइप्स भी डिवाइडेड हैं? देखिए, ग्लूकोमा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लूकोमा दो टाइप का होता है। एक ओपन एंगल होता है और एक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है। ओपन टाइप जो होता है उसके यूजुअली कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं पेशेंट को, पेशेंट किसी और प्रॉब्लम के लिए आता है और डायग्नोज होता है। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में कई बार एक एक्यूट अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है पेशेंट को, जिसमें उसकी एकदम विजन डाउन हो जाती है, आई रेड हो जाती है, पेन होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है और पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है। बट ज़्यादातर केसेस जो आते हैं उनमें कोई साइंस और सिम्टम्स नहीं है। तो जैसे कि आपने बताया कि लक्षण ज़्यादा जल्दी पता नहीं चल पाते हैं, आपके पास इलाज के लिए भी आते हैं, तो इसका जो इलाज है वो क्या पॉसिबल है? अगर है तो किस टाइप से, क्या सर्जरी करानी पड़ती है या फिर नॉर्मल जो इसका इलाज है वो पॉसिबल हो सकता है? किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले बीमारी को डायग्नोस करना इम्पोर्टेंट है, उसका निदान करना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ग्लूकोमा का निदान कैसे हो, ग्लूकोमा को डायग्नोस कैसे करें। ग्लूकोमा डायग्नोस करने के लिए एक ग्लूकोमा स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल हम अपने हॉस्पिटल में रन करते हैं, जहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में आने वाले हर पेशेंट की आंख में हम दवा डाल के उनका पर्दा और उनकी आंखों की नस को एग्जामिन करते हैं। और जिन पेशेंट की आंखों की नसों में हमको ग्लूकोमा जैसे चेंजेस दिखते हैं और वो एक 35 से 45 साल के एज ब्रैकेट में आते हैं, उन सभी पेशेंट्स को हम ग्लूकोमा स्क्रीनिंग एडवाइस करते हैं। ग्लूकोमा स्क्रीनिंग के माध्यम से हम पेशेंट की साइड की नज़र को असेस करते हैं, उसके प्रेशर को असेस करते हैं आंखों के, और आंखों की जो नस है उसकी एक्चुअल क्या पोजीशन है हम उसको असेस करके ये पता करते हैं कि पेशेंट को ग्लूकोमा है या ग्लूकोमा नहीं। एक बार ग्लूकोमा की डायग्नोसिस एस्टैब्लिश हो जाए, कंफर्म हो जाए कि पेशेंट को ग्लूकोमा है, फिर ग्लूकोमा का एक कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चलता है। जैसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर क्रॉनिक बीमारियां हैं, इनका जीवन भर पेशेंट को इलाज लेते रहना होता है, समय समय पे अपने टेस्ट कराते रहना पड़ता है। उसी तरह ग्लूकोमा भी एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, परमानेंट प्रॉब्लम है। इसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसको केवल मैनेज किया जा सकता। तो हम दवाओं के माध्यम से आंखों का प्रेशर कंट्रोल करते हैं और समय समय पर टेस्ट करके ये सुनिश्चित करते हैं कि आंखों की नस का सूखना और ज़्यादा तो नहीं होगा। इस तरह से ग्लूकोमा को मैनेज किया जाता है। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि ग्लूकोमा को पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता, तो क्या इसके लिए कोई सर्जरी भी है? क्या इसके लिए कोई सर्जरी करा सकते हैं? कि ग्लूकोमा सर्जरी का भी उद्देश्य केवल प्रेशर कम करना है। जब हम ग्लूकोमा के लिए हमारे पास जितनी मेडिकेशन है, दवाइयाँ हैं, वह सारी दवाइयाँ अगर हम यूज़ कर लें और उसके बाद भी पेशेंट की आंखों का जो प्रेशर है वो हम कम नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसके नस के सूखने को हम नहीं रोक पा रहे हैं, तब हम पेशेंट को सर्जरी का ऑप्शन प्रपोज करते हैं।
सर्जरी का भी उद्देश्य यही है कि आंखों के प्रेशर को कम किया जा सके और पेशेंट की बीमारी को रोका जा सके। लेकिन सर्जरी के बाद भी पेशेंट को कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट लेते रहना पड़ता है, ड्रॉप्स की भी जरूरत पड़ती है और रेगुलर चेकअप और टेस्ट करना। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपने सर्जरी के बारे में बताया, तो क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज है कि इतने एज के लोगों को ग्लूकोमा हो सकता है या फिर किसी भी उम्र के व्यक्ति को ग्लूकोमा हो सकता है? देखिए, नॉर्मली तो मेडिकल साइंस में एक्सेप्शंस होते हैं। ग्लोकोमा जन्म से भी देखा जाता है, लेट एज में भी पाया जाता है, लेकिन एज अ थंब रूल हम देखें तो एक 35 से 45 वर्ष के बीच का जो एज ग्रुप है वो ग्लोकोमा के लिए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल। उसमें भी वो लोग जिनके ग्लोकोमा की फैमिली हिस्ट्री है, जिनके भाई बहन को ग्लोकोमा है, पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को ग्लोकोमा है, उनमें ग्लोकोमा की संभावना ज़्यादा हो जाती है। वो पेशेंट जिन्हें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है, उन पेशेंट्स के अंदर भी थोड़ा ग्लोकोमा का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स जो आँख की अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिनको कई सूजन या और किसी तरह की बीमारियों का इलाज चल रहा हो, उनमें ग्लोकोमा कई बार सेकेंडरी ग्लोकोमास डेवलप हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम एक हेल्दी पॉपुलेशन की बात करें तो एक 35 से 45 वर्ष के लोगों को ग्लोकोमा के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उनको अपनी आईज की ग्लोकोमा स्क्रीनिंग एक बार जीवन में ज़रूर कराना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा 35 से 45 साल के बीच की उम्र के जो लोग हैं उन्हें ग्लूकोमा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ग्लूकोमा अवेयरनेस वीक भी चलाया जाता है, तो इस बारे में थोड़ा बताइए ताकि लोगों को और जागरूकता इस बारे में मिल सके। ग्लोकोमा अवेयरनेस वीक एक ग्लोबल प्रोग्राम है। इस साल ग्लोकोमा अवेयरनेस वीक 9 से 15 मार्च के बीच में चलाया जाएगा। इस दौरान जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, एनजीओज हैं, वो सब अपने अपने स्तर पे पब्लिक को ग्लोकोमा के लिए अवेयर करने के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं। प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, रैलीज ऑर्गेनाइज होती हैं, फ्री कैंप्स ऑर्गेनाइज होते हैं, स्क्रीनिंग की जाती है हॉस्पिटल्स में, पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, टीवी प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जिससे जनरल पॉपुलेशन को हम अवेयर कर सकें कि भाई काला पानी क्या है, काला पानी के क्या लक्षण हैं, काला पानी कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हम काले पानी से बचाव कर सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, ग्लूकोमा जिसे कि काला पानी भी कहा जाता है, तो इसका जैसे कि आपने कहा सर्जरी जो है एक टाइम पीरियड के बाद जो है की जाती है और इसका जो इलाज है वो पूरी उम्र तक चलता रहता है, तो कितना खर्चा आ जाता है सर्जरी में और जो नॉर्मल जो इलाज है और जो उसका डायग्नोस करने का प्रोसेस है उसमें टोटल कितना खर्चा आ जाता है? देखिए, एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो एक क्लियर कट फिगर देना मुश्किल है, क्योंकि हर पेशेंट डिफरेंट है, हर पेशेंट की सिचुएशन डिफरेंट है और हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। कुछ पेशेंट्स को हम कम से कम दवाओं में मैनेज कर पाते हैं तो उनका एक्सपेंस कम होता है। कुछ पेशेंट्स का ग्लोकोमा ज़्यादा सीवियर हो या ज़्यादा एडवांस स्टेज में आते हैं तो वहाँ पे हमको मेडिकेशन ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है, टेस्ट ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बुला के करने पड़ते हैं, तो एक्सपेंस उस हिसाब से पेशेंट का बढ़ जाता है। तो एक्सपेंस इस पेशेंट स्पेसिफिक, पेशेंट किस समय पे दिखाने आ रहा है, पेशेंट का उस समय पे ग्लोकोमा कितना है, नस की क्या पोजीशन है और पेशेंट दवाइयों को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसके हिसाब से पेशेंट का एक्सपेंस फ्यूचर में डिसाइड होता है। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसे कि हम सर्जरी की बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा सर्जरी के बारे में बताइए कि इसमें जो सर्जरी की जाती है उसमें क्या प्रोसेस रहता है और इसमें कितने कट लगते हैं, इस बारे में। मैम, ग्लोकोमा सर्जरी एक बैकअप प्रोसीजर है। रूटीनली हम हर ग्लोकोमा मरीज में ग्लोकोमा सर्जरी नहीं एडवाइस करते, ये एक लास्ट स्टेज प्रोसीजर होता है। अगर दवाइयों के बाद भी हम ग्लोकोमा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तब हम सर्जरी का ऑप्शन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। इस सर्जरी में हम आँखों से जो अंदर पानी बन रहा है, जो बाहर प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पा रहा है नेचुरल रास्तों से, तो हम एक आर्टिफिशियल रास्ता क्रिएट करते हैं जिससे वो पानी आँख के बाहर निकल सके और आँखों का प्रेशर लोअर हो सके। जी बिल्कुल डॉक्टर, अगर हम एएसजी हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पर जो है मरीजों को क्या कुछ फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, अगर वहाँ पर आते हैं तो इसका क्या प्रोसेस है और इसका इलाज किस तरीके से किया जा रहा है? ग्लोकोमा पेशेंट्स के लिए एएसजी फुल्ली इक्विप्ड है। हमारे पास सारी मशीन्स और सारे डिवाइसेस अवेलेबल हैं ग्लोकोमा स्क्रीनिंग करने के लिए, ग्लोकोमा ट्रीटमेंट करने के लिए। रूटीनली भी हमारे यहाँ जो पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, चाहे वो किसी भी एज का हो, हम इंश्योर करते हैं कि हम उसकी आंखों में डायलेटिंग ड्रॉप्स डाल के उनका पर्दा और उनकी नस का इवैल्यूएशन कर सकें। ऐसा करने से हमारे यहाँ पे ग्लोकोमा मिस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक बार हम ग्लोकोमा के लिए पेशेंट्स को स्क्रीन कर ले तो पेशेंट्स को ग्लोकोमा स्क्रीनिंग टेस्ट एडवाइस करते हैं।
और अगर वो पेशेंट वो टेस्ट करवा पाते हैं तो हम उन टेस्ट को सेम डे कराकर पेशेंट को जानकारी दे पाते हैं कि उनको ग्लोकोमा है, ग्लोकोमा नहीं, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम पेशेंट को आगे ट्रीट करते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, हमने ग्लूकोमा के बारे में जाना। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी ड्राई आइज़ के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, ठंडियाँ आ जाती हैं, तो अक्सर लोगों को जो है ड्राई आई की जो है शिकायत होने लगती है। तो ये क्या है और किस तरीके के जो है इसमें लक्षण दिखाई देते हैं? मैम देखिए, ड्राई आई दो तरह से हम देख सकते हैं। एक ड्राई आई इज रिलेटेड टू कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जिसमें डिवाइसेस के एक्सेसिव यूसेज की वजह से और एनवायरनमेंट की वजह से कंटिन्यूस एयर कंडीशनिंग में रहना, कंटिन्यू डिवाइसेस पे रहना, ब्लिंक कम करना, जिसकी वजह से ड्राई आई प्रेसिपिटेट। एक ड्राई आई होती है पैथोलॉजिकल कारणों की वजह से, कि आंखों में जो ग्लैंड्स हैं हमारे, वो ग्लैंड्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ड्राई आई हो रही है। तो अगर पेशेंट को ड्राई आई है तो सबसे पहले आपको एक स्पेशलिस्ट के पास जाके चेक कराना है कि आपकी ड्राई आई का कारण क्या है, क्योंकि हमें ड्राई आईज का कारण पता चलेगा तब हम ड्राई आईज को बेटर ट्रीट कर पाएंगे। कुछ ड्राई आई केवल पेशेंट की लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक हो सकती है, वहाँ पे हम सिंपल लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स देके और पेशेंट के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं, जिससे पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट मिलता है। बाकी जिन पेशेंट्स को पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है आंखों में, ग्लैंड्स में, आईलिड्स में, एलर्जीज हैं, इन्फेक्शंस हैं, सूजन है, उन पेशेंट्स को फिर हम अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं, ताकि प्राइमरी प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकें, ताकि उनकी ड्राइनेस कम हो सके। जी बिल्कुल डॉक्टर, तो जो ड्राई आई है उसके लक्षण क्या रहेंगे, कि उनको कैसे पता चलेगा कि उनको ड्राई आई हो रहा है, ताकि वो डॉक्टर के पास जा सके? सबसे पहला लक्षण तो नाम में ही है मैम, ड्राई आई माने पेशेंट विल हैव अ सेंसेशन ऑफ ड्राइनेस। एक सूखेपन का सेंसेशन हमेशा रहेगा आंखों में, पेशेंट को बार बार इच्छा होगी कि मैं अपनी आईज को वॉश कर लूँ। कंप्यूटर पे या मोबाइल पे या बुक्स पढ़ते टाइम थोड़ी देर में आईज रेड होने लगेंगी, बार बार उनको ऐसा लगेगा कि आईज को मुझे रब करना है, ज़्यादा देर तक कोई काम को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये एक कॉमन लक्षण है ड्राई आईज के। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसे कि आप आपने लक्षण बताया, जैसे कि आप कह रहे थे कि वो कुछ लोगों की जो है ड्राई आई लाइफस्टाइल की वजह से होती है, तो क्या कुछ जो सावधानियां हैं लोगों को बरतनी चाहिए ताकि वो आई ड्राई से बच सकें? सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमको करना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो डिवाइसेस पे बेस्ड हो गया है सब कुछ, सारा काम लैपटॉप्स पे, मोबाइल्स पे, टैबलेट्स पे चल रहा है। तो मैक्सिमम जो हमारे लोग हैं आजकल, पूरा वर्किंग जो हमारा ग्रुप है, एक 18 से लेके 45-46 का, दे आर ऑन द डिवाइसेस सुबह से शाम तक। तो कहीं ना कहीं हमको सबसे पहले अपने डिवाइस यूसेज को रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर हम डिवाइस के यूसेज को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते तो हमें अप्रोप्रिएट ब्रेक्स लेने की ज़रूरत है। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 एट अ स्ट्रेच जब हम डिवाइसेस पे बैठे होते हैं तो हमारी आईज बहुत स्ट्रेन आउट हो जाती है। हम नॉर्मली 1 मिनट में जितना ब्लिंक करते हैं उससे 2 टाइम्स कम ब्लिंक करना चालू कर देते हैं, जिस वजह से और ज़्यादा ड्राइनेस प्रेसिपिटेट होने लगती है। तो सबको ये इंश्योर करना है कि आप डिवाइसेस पे ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं तो आप थोड़ा सा ब्रेक लें। हर 1 घंटे के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लें, जिसमें आप अपनी आईज को क्लोज करें या फिर डिस्टेंस पे देखें। कई बार लोग ब्रेक लेते हैं लेकिन लैपटॉप से ब्रेक लेके मोबाइल स्टार्ट कर देते हैं। ये ब्रेक नहीं है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे स्विच कर जाना इज नॉट टेकिंग ब्रेक। ब्रेक का मतलब है स्क्रीन से ऑफ होना फॉर 5 to 10 मिनट्स एवरी 1 to 2 आवर्स। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना हो तो हम लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, जो पेशेंट 2 to 4 टाइम्स दिन में अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपने कहा कि इसके लिए जो है स्क्रीन ऑफ होना और टाइम से ब्रेक लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस बीच क्या होता है कि इसके आगे के प्रोसेस में क्या होता है कि लोग एक दूसरे को बोल देते हैं, तो उस हिसाब से आई ड्रॉप डालने लग जाते हैं। तो क्या ये कितना खतरनाक हो सकता है लोगों के लिए? मैम देखिए, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के डायरेक्टली किसी मेडिकल स्टोर से जाके आई ड्रॉप्स लेना बहुत खतरनाक है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से हमको ऐसे आई ड्रॉप्स मिल जाते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर ऐसे आई ड्रॉप्स दे दिए जाते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। हमारी आंखों में कोई डिजीज़ हो जो उसे बढ़ा सकते हैं। कई बार स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स हमारे यहाँ पे बहुत कॉमनली दे दिए जाते हैं हर प्रॉब्लम, जिनकी वजह से अगर आंख में कोई तो वो और बढ़ सकता है। अगर पेशेंट को काला पानी है, स्टेरॉइड का आई ड्रॉप मिल जाए तो उसका काला पानी और बढ़ सकता है। तो इसलिए कोई भी आई ड्रॉप लेने से पहले एक बार स्पेशलिस्ट ओपिनियन जरूर लें। किसी भी फ्रेंड, रिलेटिव या जानकार के कहने पे कोई आई ड्रॉप डालना अपनी आंखों में ना करें, क्योंकि आई ड्रॉप जो दी जाती है वो पेशेंट स्पेसिफिक होती है, फीस के हिसाब से दी जाती है, बीमारी के हिसाब से।
जी बिल्कुल डॉक्टर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एएसजी हॉस्पिटल में जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत कौन कौन सी जो सर्जरी है वो मरीजों को दी जा रही है। मैम आयुष्मान के अंतर्गत हमारे यहाँ एएसजी में सबसे पहले तो रेटिना पर्दे की सारी बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। इसमें पर्दे का लेजर और पर्दे के जितने ऑपरेशन हैं वो सारे ऑपरेशन हमारे यहाँ पे किए जा रहे हैं। उसके अलावा के अंतर्गत हमारे यहाँ काले पानी का ऑपरेशन किया जाता है जिन मरीजों में, जैसा मैंने बताया, दवाओं से काला पानी काबू में नहीं आता है। इसके अलावा हमारे यहाँ डेंगू का ऑपरेशन भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत, जो नासूर होता है जिसमें वाटरिंग की कंप्लेंट होती है पेशेंट को कि पानी आता रहता है आँख से, वो आंसू की थैली का ऑपरेशन भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत एएसजी आई हॉस्पिटल में किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कई बार लोग आईज ऑपरेशन के लिए जाते हैं, कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए कैंप्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे किसी कारणवश कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए और पेशेंट की आंख में अगर लेंस नहीं डल पाता है तो दोबारा लेंस डालने का जो ऑपरेशन है वो भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत हम एएसजीआई हॉस्पिटल में कर रहे हैं और हमने कई मरीजों की आईज में लेंस डाल के उनको दोबारा विजन दिया है। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपने आयुष्मान योजना के तहत आपने प्रोसेस बताया, तो क्या इसके तहत जिस तरीके से हम काला पानी के बारे में बात कर रहे थे, तो योजना के तहत क्या उसमें भी मरीजों को जो है फायदा मिलता है। मैम आयुष्मान भारत में काले पानी का मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट कवर नहीं होता, केवल सर्जरी पार्ट कवर होता है। अगर को सर्जरी की ज़रूरत है तो आयुष्मान भारत के अंतर्गत हम काले पानी का ऑपरेशन उसकी आई में कर सकते हैं। हाँ डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ग्लूकोमा के बारे में इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। तो दर्शकों, आपने देखा कि डॉक्टर दिव्यांशु ने हम सभी के साथ आंखों की एक बीमारी ग्लूकोमा के बारे में बहुत सारी जानकारी साझा की और साथ ही ये भी बताया कि साल 35 से लेकर 45 साल की उम्र के लोगों को ग्लूकोमा के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ग्लूकोमा अवेयरनेस वीक के बारे में भी बताया। इस बीच उन्होंने ये भी बताया कि सर्जरी कौन सी होती है और किस किस प्रकार का इसमें इलाज संभव है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक खबरों के लिए बने रहिए स्वदेश 24/7 के साथ।